नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक और शख्सियत के साथ, एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने अपनी जिंदगी के दशकों गरीब मजदूर किसानों की तकलीफों को हल करवाने के लिए, उनको संगठित करने के लिए लगाया। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी कलम से भी गरीब किसान मजदूर के दुख दर्द को बयां करता है, सत्ता के चरित्र को बेनकाब करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने जातिवाद की सीमाओं का अतिक्रमण करके अपने आप को वर्गीय चेतना से लैस किया। एक ऐसा इंसान जिसने सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनकी पढ़ाई में इंसानियत, मानवता, समाजवादी मूल्यों का पोषण किया। हमारे बीच है आज मास्टर राम कुमार जी। नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। आपका चैनल पर स्वागत है जी। धन्यवाद इसके लिए। मास्टर जी, आपसे एक बार ये जानना चाहेंगे ताकि आपके जीवन से, आपके अनुभवों से, आपके कार्यों से युवा पीढ़ी प्रेरणा ले। तो मास्टर जी एक बार थोड़ा आप खुद का परिचय बताओ। जैसे आपका जन्म आपका कब हुआ, आपका पारिवारिक बैकग्राउंड कैसा था, जो शुरुआती जो आपकी स्मृतियां हैं, या किसी भी इंसान का जो शुरुआती दौर होता है नहीं, उसके पारिवारिक परिचय दो। इसके बारे में थोड़ी रोशनी डालो जी। वैसे तो ये सवाल आपने ऐसा कर दिया जो कि व्यक्तिगत है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इससे कुछ फायदा होगा तो मैं कोशिश करूंगा इसको संक्षेप में इसके बारे में बातचीत करने की। देखिए, जिस जाति से मैं संबंध रखता हूँ, राजपूत जाति, वह एक, मैं तो कहूँगा, खतरनाक जातियों में से है, क्योंकि ये सवर्ण कास्ट में आती है और इस देश में जो एकता को छिन भिन करने वाले लोग हैं, सवर्ण, उस कास्ट में ये आ जाती है। ये हिंदूवाद से जुड़े हुए लोग हैं और हमारे पूर्वज निजामपुर खेतड़ी के पास जो डावला गांव है, वहां से चल करके आए थे। निजामपुर खेतड़ी कोई जगह है? निजामपुर खेतड़ी वहाँ राजस्थान में है, नारनौल। अच्छा। अपने यहाँ हरियाणा में है। उसके पास डाबला है। डाबला गांव है नारनौल में। हाँ। महेंद्रगढ़ जिला। नारनौल में नहीं है, नारनौल ना, वो है राजस्थान में। किशनपुरा है हरियाणा में। अच्छा, वो बिल्कुल नजदीक है। समझ गया। तो डाबला राजस्थान का है, वहां से हमारे पूर्वज चल करके आए थे। अच्छा। तो उसके बाद हमारे दादाजी आए थे, उन्होंने संघर्ष किया। तो हमारे पिताजी 3 भाई थे। मेरे पिताजी जो थे वो बीच के थे, बड़े बड़े थे। आपके फादर साहब का क्या नाम था जी? श्री अमर सिंह तंवर। अमर सिंह तंवर। तो आपके पुरखे न्योली कला जिला हिसार में आकर आबाद हुए? हाँ। अच्छा, तो आप भाई बहन, आपकी माता का नाम क्या जी? भगवती देवी। भगवती देवी। हाँ। अच्छा, और आप भाई बहन कितने मास्टर जी? हम 5 भाई बहन, उसमें से हम 2 ही जिंदा है। 2 जीवित हो जी। तो मास्टर जी, जो शुरू में जब आपने आंखें खोला, शुद्धि संभाली, उस टाइम गांव का वातावरण कैसा था? जो आपकी शुरुआती जो स्मृतियां हैं, या आपका पैतृक व्यवसाय क्या था जी? हमारा पैतृक व्यवसाय, वैसे पिताजी पहले रेलवे में जमादार की पोस्ट पर थे। अच्छा जी। लेकिन मेरे चाचा जी सुसाइड कर गए थे, ज्वाइंट फैमिली थी। हो। इसलिए पिताजी ने वो सर्विस छोड़ करके और ये परिवार संभाल लिया। अच्छा। हमारे बाबूजी बिजली बोर्ड में थे, उनकी अच्छी चलबल थी। उन्होंने कहा कि भाई आप तो भाई साहब बिजली बोर्ड में रहो और मैं इस सारे परिवार को संभालता हूँ। तो उस समय किसी न किसी प्रकार, यानी 9 किले तो मेरे पिताजी ने खरीदे थे। वाह जी वाह। और 18 किले पहले से ही किसी के गोद गए थे, मेरे चाचा जी राठौर परिवार के, उनके थे। टोटल 27 किले थे। अच्छा। मेरे पिताजी ने ये कह करके कि छोटा भाई रहा नहीं, 27 के 27 किले मेरे चाचा जी के लड़कों के नाम कर दिए। अच्छा, सारी जमीनें अपने भाई के पुत्रों को दे दी? हाँ। वाह जी वाह, देखो कितना बड़ा त्याग है। वो मेरे को याद है, ये 1968 की बात है। अच्छा जी। मैं 5वीं में पढ़ता था। आपका जन्म इसका कब, कौन सा सन में हुआ जी? मेरा जन्म 4/1/1955 का है। 4/1/1955 का है जी। हाँ जी। अच्छा, आप ना जो आपका दाखिला न्योली कला के सरकारी स्कूल में हाँ, हुआ? न्योली कला के सरकारी स्कूल में ही हुआ।
अच्छा और ये करीब मैं 1968 में 5वीं में था, अच्छा जी। तो उसमें से आप 5 साल घटा लो। 1963 में के लगभग आपने जाना शुरू किया। जाना शुरू किया, तो 6 साल का था मैं। उस समय जो आपके पहले अध्यापक थे जी, हम्म। उनका बारे में थोड़ा बताओ, कोई याद हो जैसे शुरू हाँ, के याद बच्चों- क्या, बल्कि हमारे जो पहले अध्यापक थे इस गांव के पॉपुलर व्यक्ति थे, अच्छा और बताते हैं कि वो इस गांव में आए तब से यहीं थे, अच्छा जी। और यहीं उनकी डेथ हुई। काली रामन से आए थे, हाँ, और बहुत ही संघर्षशील और बहुत ही बढ़िया इंसान थे। क्या नाम था जी उन मास्टर जी का? प्रभु दयाल जी था। प्रभु दयाल जी थे जी। हाँ। अच्छा जी। और उनके बाद फिर 3 अध्यापक और आए, एक मैडम थी और 2 अध्यापक और थे। अच्छा जी। तो फिर क्योंकि प्रभु दयाल जी कम पढ़े लिखे थे, इसलिए हेडमास्टर की पोस्ट पर एक राधे श्याम अध्यापक जी आए थे। अच्छा उसके बाद मैं 1968 में 5वीं पास करके हिसार चला गया। छठी में आपने हिसार एडमिशन लिया सरकारी हरजीराम स्कूल में। स्कूल में, कौन सा स्कूल जी? श्री हरजीराम हिंदू हाई स्कूल। हरजीराम हिंदू हाई स्कूल हाँ। में। तो छठी से कब तक पढ़े जी वहाँ? 6ठी से और फिर मैट्रिक तक वहीं पढ़ा, 73 तक, 1973 तक। अच्छा 73 तक। उस दौर में कोई किसी अध्यापक को स्मरण करना चाहते हो या अध्यापिका को जी? हाँ, छठी उस से दौर 10वीं में एक तो अध्यापक थे नारायण दास जी, जो कि एनडी के रूप में नाम से प्रसिद्ध थे। अच्छा, नारायण दास दास, एनडी कहते थे उनको शॉर्ट एनडी फॉर्म में। कहते थे, और उनका मान सम्मान बहुत करते थे सभी। अच्छा और खैर उनके बारे में यूं बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। हाँ। लेकिन उनका वो खुद 8वीं फेल थे, वो तरीके जी। लेकिन 8वीं की क्लास और मैथ की जड़ बांधने में बहुत ही इंटेलिजेंट थे वो। मतलब एक निपुण अध्यापक थे, गणित के माहिर थे वो। माहिर थे। और उनका की शैली ये थी कि वो कोई भी जो रकम होती थी सवाल का की जो भी, वो विद्यार्थियों पे बांट देते थे। जैसे कोई व्यापारी है, तुम्हारा नाम ये है भाई, दूसरा व्यापारी तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा ये है, तुमने इतने लगाए, तुमने इतने लगाए, तुमने इतने लगाए, और वो याद करने रखने पड़ते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जड़ बांध दी थी। मतलब पढ़ाने की पद्धति उनकी अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। अच्छा, फिर मास्टर जी आपने 10वीं की। हाँ। तो उस टाइम पर प्रेप होती थी या +1 2 होते थे, कहाँ एडमिशन लिया आगे के लिए? मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया। गवर्नमेंट कॉलेज हिसार? हिसार जो यहाँ था, जो अब गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड है, यहाँ था उस समय। अच्छा, यहाँ था जी वो। उसके बाद गया वहाँ पर। अच्छा, तो वहाँ आपने +1 में लिया जी? हाँ, +1 बाद में आई है वो। प्रेप थी? हाँ, प्रेप थी, प्रेप और प्री मेडिकल। अच्छा, आपने प्रेप में लिया जी? हाँ। अच्छा, फिर आपने ग्रेजुएशन की मास्टर जी? हाँ, फिर ग्रेजुएशन की गवर्नमेंट कॉलेज से ही? हाँ जी। फिर आपने आगे भी करी नहीं, आगे मैंने कुछ नहीं किया, ग्रेजुएशन तक? मैं ग्रेजुएशन करने के बाद कॉमरेड ताहर सिंह जो है, अच्छा जी, जो इस समय हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, अच्छा जी, वो यहाँ पर थे। और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे कॉमरेड ताहर सिंह? ताहर सिंह पढ़ते नहीं थे उस समय। अच्छा, उस समय वो नेता थे, छात्र नेता थे? अच्छा, SFI के नेता थे कॉमरेड ताहर सिंह? हाँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट के? हिसार डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, और हिसार डिस्ट्रिक्ट के नहीं बल्कि हरियाणा में भी मशहूर थे वो, कॉमरेड ताहर सिंह। कॉमरेड ताहर सिंह और कॉमरेड इंद्रजीत, एक कॉमरेड हरपाल हुए हैं। अच्छा। तो ये इनका एक ग्रुप था। अच्छा, बड़ा अच्छा। और वास्तव में हमारा जो परिवार था, राजपूत होने के बावजूद भी हम ताऊ जी को बाबूजी कहते हैं। अच्छा, तो उनका विचार बड़ा मतलब आदर्शवादी था, तो मैं भी आदर्शवादी विचारों का था। जब आपके ताऊ का से आपने आदर्शवाद लिया? हाँ, तो मैं जो जाति पाति के विरोध में था। अच्छा, शुरू से ही आप जातिवाद में विश्वास नहीं करते थे? तो आपने कभी छुआछूत का पालन नहीं किया? ताऊ जी भी यही कहते थे। आज बहुत बड़ी जी। तो इस वजह से फिर जाति का प्रभाव तो होता ही है। कॉमरेड ताहर सिंह तंवर थे, अच्छा, यूपी के। अच्छा। और उनके पिताजी थे फ्रीडम फाइटर ठाकुर रतन सिंह। ठाकुर रतन सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी? हाँ। अच्छा। तो वो उनसे भी मुलाकात हमारी बाद में काफी रहे उनके साथ भी, क्योंकि उसके तो उस जाति के चक्कर में मैं SFI में आया था। हाँ, मतलब बिरादरी भाई के साथ करण, फिर आप SFI से परिचित हुए जी? हाँ। आप सदस्य बने जी SFI? हाँ। ये BA फर्स्ट की बात है जी ना? फर्स्ट तो नहीं, ये प्रेप की बात है जी। तो वहाँ अच्छा। तो उसके बाद फिर कॉमरेड ताहर सिंह के विचार तो फिर जाति पर थे ही नहीं। हाँ, वो तो कॉमरेड थे जी। और हमारे विचार भी बदलते गए। वाह जी वाह। तो इस प्रकार से
मैं SFI का मेंबर बना गांव में। फिर वहां से पढ़ करके आया हाँ। तो यहाँ पर कॉमरेड प्रभात सिंह बहुत अच्छे प्लेयर थे। अच्छा। और उनके पिताजी भी कभी CPI के मेंबर होते थे। अच्छा, कॉमरेड प्रभात सिंह के पिताजी CPI के प्रभाव में रहे थे? हाँ, नहीं मेंबर ही थे, कभी सदस्य थे कभी। अर्जुन सिंह? हाँ। काम। अच्छा। और फिर वो छोड़ आए थे। अच्छा, वो फिर मतलब वो कंटिन्यू नहीं हो पाई। हाँ, हाँ। लेकिन उनके वैचारिक स्तर पर उनके विचार उसी प्रकार थे। वामपंथी विचार थे। हाँ। अच्छा। तो मैं क्योंकि SFI में रह चुका था, हाँ। अब दोनों के विचार मिल गए। अच्छा। इसी बीच एक और कॉमरेड थे, हाँ। प्रेमलाल कंडारा। भंडारा। अच्छा अच्छा, वाह। तो बल्कि यूं कह सकते हैं आप, वे हमारे राजनीतिक गुरु ही थे। कॉमरेड प्रेमलाल कंडारा से आपने मार्क्सवाद का क्या सीखा? हाँ। आपने और प्रभात सिंह ने? बिल्कुल। वाह जी वाह। तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। हाँ। बेशक वे चौथी पास ही थे, लेकिन लालचंद गोदारा और प्रेमलाल कंडारा उस समय रोडवेज के अंदर बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। वाह जी वाह। और उन्होंने उनके प्रभाव में आकर के यहाँ पर DYFI का राज्य का एक स्कूल लगा था। न्योली कला में DYFI का राज्य स्तरीय एक स्कूल ऑर्गेनाइज किया। हाँ। प्रशिक्षण शिविर लग गया। हाँ। उसमें सुनीत चोपड़ा। अच्छा, कॉमरेड सुनीत चोपड़ा आए थे। अच्छा। और उस समय DYFI के प्रधान थे स्टेट के बलबीर साहू। कॉमरेड बलबीर साहू बीबीपुर वाले जींद में। हाँ। वो तो शुरुआती अध्यक्ष थे, फाउंडर प्रेसिडेंट थे। हाँ। तो वो आए थे। अच्छा, हमें याद है। अच्छा। तो उसका प्रभाव काफी गया। अच्छा। उसके बाद हम DYFI में सक्रिय हुए। अच्छा अच्छा। और DYFI में इतने ज्यादा सक्रिय हुए कि गांव के अंदर, क्योंकि बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग थे, पढ़ाने वाला कोई था नहीं। और ये समझ लो कि मैं BSc था, इंटेलिजेंट ही था। आप BSc थे जी? हाँ, अच्छा, साइंस स्ट्रीम थी जी। वाह जी वाह। BSc की हुई है मेरी। अच्छा, मेडिकल साइड से। और वो भी 3rd डिवीजन से। वाह जी वाह, मास्टर जी से बोला। आप बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हो। हाँ, ठीक रहा हो, मतलब होनहार विद्यार्थी थे। अपने मुंह से कैसे कर दूं, क्योंकि मेरे से इंटेलिजेंट और भी उस टाइम तो फर्स्ट डिवीजन आना बड़ी बात थी। हाँ, लेकिन मेरा अच्छा प्रभाव माना गया यहाँ पर। मेरे को याद है जब मैं 1st डिवीजन लेकर के यहाँ आया तो गांव वाले, हम तो कुछ नहीं समझते थे, लेकिन गांव वाले बोला बड़ा होशियार है, बड़ा होशियार, अभी बड़ा होशियार है। वाह जी वाह। उसके बाद फिर मैंने सर्विस वगैरह की नहीं, कॉमरेडों के प्रभाव में फिर बाद में लगा भी, फिर छोड़ आया था बाद में। आमला आपने। अच्छा, एक और थोड़ा बताओ जी, जैसे कॉमरेड प्रभात सिंह से आपकी मित्रता हुई, यहाँ मुलाकात हुई, वो जैसे आप पहली मुलाकात या जैसे कब हुई जी? किस घटना को देखते हो आप? क्योंकि आप तो उनसे बड़े भी होंगे उम्र में। तो ना, मेरे से छोटा था काफी। हाँ, आप बड़े थे। मैं बड़ा हूँ। प्रभात सिंह छोटे थे उम्र में। हाँ। प्रभात सिंह हरियाणा का बहुत अच्छा कबड्डी का प्लेयर था। अच्छा, एक प्रदेश स्तरीय कबड्डी का खिलाड़ी था प्रभात सिंह जी। सिर्फ प्रदेश स्तरीय नहीं कह सकते, भारत पाकिस्तान की टीम में खेले हुए लुदास के एक प्लेयर था निर्मल सिंह। अच्छा जी। जो इसको कोई पकड़ नहीं सकता था, उसको सिर्फ प्रभात सिंह भी पकड़ता था। लुदास के निर्मल सिंह जो रेडर थे, अगर उसकी कैच लगाने का मादा था तो कॉमरेड प्रभात सिंह में था। वो क्योंकि निर्मल सिंह जो था वो कोई भी कैचर को उठा करके दूर फेंक देता था। अच्छा। पर प्रभात सिंह की हाथ की पकड़ थी, वो ऐसे पकड़ करके पहुंचा और उसको वहीं रोक लेता था। पहुंचे की पकड़ मजबूत थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। वाह जी वाह। और मैं भी शौकीन था कबड्डी का। अच्छा। हमारी और कोई मुलाकात पहले नहीं हुई थी। हाँ। तो उसकी जो कैच ये देख करके मैं नजदीक लगा। वो पहले से ही मतलब वामपंथ विचारों की थी। अच्छा। और वो सूत बैठ गया हो गया, शक्करखोरा को शक्करखोरा मिल जाता, वो वाली बात। वाह जी वाह। तो उधर प्रेमलाल, हाँ, वो भी ये ढूंढ रहा था ना। आपके साथ एक कॉमरेड मांगराम का भी तो जिक्र कराया करो। वो बाद में आए हैं, मुलाकात बाद में हुई है। अच्छा अच्छा। वो पुराने कॉमरेड थे। अच्छा। लेकिन हमारी मुलाकात तो फिर जो कॉमरेड बनने के बाद ही होती रही ना। हाँ हाँ हाँ। ये थी। तो मांगेराम 80 के अंदर मिल के मजदूर थे। कभी कॉमरेड मांगेराम जो न्योली कला के थे, वो 80 के स्पिनिंग मिल के मजदूर थे कभी। अच्छा। और फिर उन्होंने कुछ किताबें पढ़ रखी थी। अच्छा। और वो भी CPI के मेंबर रह चुके थे। अच्छा। फिर बाद में यहाँ करके वो छोड़ आए थे। तो वो एक किस्म की ऐसी हस्ती थे गांव में कि गांव का कोई भी विकास का कार्य होता
तो उसको उठ करके जरूर आवाज उठाते थे। मतलब कामड़ मांगेराम गांव के विकास के लिए उत्साही और तत्पर अगवानी करते थे गांव की। बिल्कुल। अच्छा। तो इसलिए प्रसिद्ध थे। तो ऐसा तिगड़ी हुई कि प्रेमलाल जो था कॉमरेड, वो भी यूं देख रहा था कि हमें कोई मिले, और मैं वक्ता भी अच्छा था, स्टेज सेक्रेटरी रह चुका था। यानी कि मेरे सन तो याद नहीं है, डीएन कॉलेज में यूथ फेस्टिवल हुआ था, उसमें अधूरी तस्वीर का मैं नायक था, और यूथ फेस्टिवल में ये सेकंड रहा था। अच्छा, नाटक तैयार हुआ था अधूरी तस्वीर नाम से, उसमें आपने रोल किया जी। रोल किया। वाह जी वाह, मास्टर थिएटर के आर्टिस्ट भी रहे हो जी आप। स्टेज का मैं माहिर। वाह जी वाह। तो इस प्रकार से मतलब अच्छा, मतलब स्टेज का माहिर होने के नाते कविता वगैरह इसमें मेरा काफी ज्यादा ना। जैसे आपने बताई 80 के दशक के बाद में जब यहाँ, तो यहाँ विधिवत मतलब मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम की ब्रांच का गठन कब हुआ जी न्योली कला में? ये 1984 में हुआ। अच्छा, उस ब्रांच के पहले सेक्रेटरी कौन बने जी? देखो, न्योली कला का पहला सेक्रेटरी मैं था। अच्छा, न्योली कला की जो ब्रांच गठित हुई उसके फाउंडर सेक्रेटरी आप हो जी। हाँ। उस ब्रांच के सदस्य कौन कौन थे जी? उस ब्रांच के सदस्य शुरू में एक कॉमरेड रघुवीर हुआ करते थे, वे थे। अच्छा, इसी गांव के? हाँ। अभी जिंदा रघुवीर जी? ना, वे एक्सपायर हो चुके। अच्छा। उन्होंने फिर उसकी फिर दूसरी ब्रांच बनी जाखोद खेड़ा। अच्छा, उसी ब्रांच से विकसित हो गए जाखोद खेड़ा में ब्रांच बनी। हाँ। अच्छा। और उसी के अंदर थे डॉक्टर जयप्रकाश, वो अब शायद दिल्ली रहते हैं। उनकी बहन निर्मला अभी भी इसमें सक्रिय है। अच्छा। और उसके मेंबर कुछ तो जाखोद के साथी थे। कामरेड रतन मातर श्याम से हैं। अच्छा, वो थे जी? वो थे। अच्छा। और एक कामरेड ओम प्रकाश कर्मचारी थे, वो थे। अच्छा जी, मातर श्याम के ही। अच्छा अच्छा। और इस प्रकार से कामरेड प्रभात जो थे वो भी फिर इसी ब्रांच के थे। फिर बाद में वो क्योंकि बड़े नेता हो गए तो वो फिर और ब्रांच, वो जिला सेक्रेटरी भी बने, वो फिर आगे बढ़ते चले गए। तो अच्छा। इस प्रकार से 2 ब्रांचें बनी थी। शुरू में हम पार्टी मेंबर पहले ही बन चुके थे। अच्छा। हाँ। उसके बाद यहाँ गठित हुई थी, तो उसमें पहला सेक्रेटरी में था। अच्छा, तो डीवाईएफआई की स्थापना करी आप लोगों ने? ना, हमने नहीं की। डीवाईएफआई तो पहले गठित थी, लेकिन यहाँ गांव में गांव की यूनिट आपने बनाई? हाँ, वो हमने बनाई थी। अच्छा। दरअसल कैसे बनी थी कि कामरेड प्रभात, जैसा मैं जिक्र कर रहा हूँ कि वे अच्छे प्लेयर थे, और हम राजस्थान के एक छागड़ा गांव के अंदर, मतलब यहाँ की टीम गई थी पार्टिसिपेट करने। हाँ, खेल में छागड़ा में। हाँ। और वहां पर वो राजस्थान सेलेक्ट भी लिया है, तो भी कामरेड प्रभात और ने उनको हरा दिया। वाह जी वाह। राजस्थान सेलेक्ट टाल करके लाए थे वो। मतलब बेहतरीन खिलाड़ी छांटे उन्होंने राजस्थान में, उसको कामड़ प्रभात और आप गांव की टीम ने, आपके गांव की टीम ने पराजित कर दिया। दर्शक था और काफी थे। हाँ। तो कामरेड प्रभात अच्छे कैचर थे और रेडर भी थे, उन्होंने बुरी तरह से उनको हरा दिया। वाह जी वाह। तो इससे प्रभावित होकर के फिर हमने वहां पर, वो छागड़ा जो गांव था, वहाँ युवा संगठन बना हुआ था। अच्छा, छागड़ा में जी? हाँ। अच्छा। तो कामरेड प्रभात इस उसमें थे ही कि यहाँ पर भी कोई युवा संगठन बनाया जाए, डीवाईएफआई बनाई जाए। हाँ। तो यहाँ पर नौजवान संगठन बनाया गया। नौजवान संगठन बनाया गया। एसएफआई से कुछ थोड़ा प्रेरित मैं भी था। तो सबसे पहले हमने क्या काम किया, लोगों को नामबद्ध करने के लिए, यहाँ पर लोग शराब बहुत पीते थे, हमने शराबबंदी लगा दी। गांव इकट्ठा करके शराबबंदी कर दी गांव। हाँ, शराबबंदी बहुत अच्छी चली और उसमें कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन दिक्कतें बहुत आई उसमें। अच्छा हमें हाँ। तब हमने महसूस किया कि ऐसी चीजें नहीं उठानी चाहिए। अच्छा। तो उसमें पैसा इकट्ठा हो गया। हाँ। उसमें कैशियर में था, कैशियर कम सेक्रेटरी हाँ मैं था। तो उसमें जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ, कॉमरेड प्रेमलाल भी था, प्रभात भी थे, और भी कई थे। तो उसमें से जब वो पैसा लगाने की बात आई ना, तो हमने तय किया कि हमारे गांव के जो बस स्टैंड है उसके ऊपर बेंच बनाए जाए। हाँ। हमने सीमेंट के बेंच बनवाए। और उस समय डीवाईएफआई से मैं प्रभावित था। हाँ। तो मैं पेंटिंग भी अच्छी कर लेता था। हाँ। मैंने लाल सितारा छाप दिया उसके ऊपर। अच्छा।
तो गांव के सेठ भी उसमें नौजवान सभा में थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उनको पता था कि ये वामपंथी विचारों का संगठन है। अच्छा, उन्होंने उसका विरोध किया जी। हाँ, अच्छा अच्छा। तो हम उस समय काफी तेज तरार थे। तो वक्ता मैं अच्छा था, मैं बोला। कॉमरेड प्रेमलाल भी अच्छा वक्ता था, वो बोला। उन्होंने उन सबके नौजवानों को हमने दोनों ने प्रभावित कर लिया। प्रभावित करने के बाद हमने कहा, हाँ भाई, DYFI का मेंबर बैठे हैं, कौन कौन आना चाहता है? तो अधिकतर जो नौजवान बैठे थे उन्होंने यस कह दिया। जो सेठों के लोग थे उन्होंने कहा हम नहीं। तो हम इतने तेज तरार थे, हमने कहा गेट अप एंड गेट आउट। जो गांव के साहूकार परिवार के बच्चों को वहां से आपने भेज भगा दिया। अच्छा। तो एक आधा उनका मतलब यूं लगा लो, कहना तो नहीं चाहिए बात, उनके पिछलगू थे। वो रीजनों में थे, बंदा बढ़िया था लेकिन उनका पिछलगू था। उसको भी हमने कहा आप भी सहमत नहीं है, गेट आउट हो गया, उसको भी भेज दिया। हाँ, तो इस प्रकार से शुरू में DYFI का संगठन बना और उसमें हमारा एक छत्र राजा हो गया। वाह जी वाह। तो फिर उसमें हमने काफी सार्वजनिक काम किए। जैसे कौन कौन से कार्य किए जी? सबसे पहले यहाँ पर कीचड़ होता था। कीचड़? हाँ, मेन गली में। हाँ। और कुएं तक रास्ता नहीं था। हाँ। और जो गांव की लेडीज जो थी वे कई बार कीचड़ में फंस करके गिर जाती थी। हाँ। और क्योंकि ठाकुर परिवार से मैं था तो पानी मेरे को भी लेना पड़ता था। हाँ। एक बार मैं भी पड़ गया। ठीक है जी। मैंने फिर आके वो अपना स्वार्थ लगा लो। हाँ। पहले ध्यान नहीं गया इस बात की तरफ। हाँ। तो सेक्रेटरी था ही। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी समस्या है। हाँ। मैंने मेरे वाला तो नहीं रखा। मैंने कहा भी गांव की औरतें यहाँ से पानी लाने जाती है, गिर जाती है। आज गिरा मैं भी, मैंने ये भी कहा गिरा मैं भी, लेकिन मेरे को तो पता लगा कि यहाँ गिर जाते हैं, कितना खतरनाक है। तो गांव की नौजवान सभा ने दूर तक रास्ता बांध दिया, कच्चा रास्ता बांध दिया। तो कीचड़ खत्म करके वहाँ रास्ता बनाया और कीचड़ वहां से उठवा दिया। वो कीचड़ उठवा दिया जी। तो DYFI बनने का सबसे पहला सार्वजनिक काम ये बना। अच्छा। उससे पहले मैंने बताया नहीं कि वो बेंच बनवा दिए थे। हाँ, बेंच बनवाए थे, वो था ही। लेकिन सबसे पहले ये सार्वजनिक काम। ये कब तक किया आप लोगों ने DYFI में काम? फिर यहाँ पर DYFI संगठन में काफी काम किया हमने। मतलब ना आप उसकी जैसे तहसील कमेटी में या जिला कमेटी में? मैं उसकी जिला कमेटी में तो नहीं गया। हाँ। लेकिन उसकी तहसील कमेटी का मेंबर रहा मैं। अच्छा। और कॉमरेड प्रभात सिंह तो जिला के पदाधिकारी भी रहे? जिला के पदाधिकारी भी रहे हैं। अच्छा। और कॉमरेड प्रदीप थे, प्रदीप मुंडाल। हाँ, कॉमरेड प्रदीप मुंडाल। हाँ, अच्छा। हाँ। तो उनके साथ फिर हमने काफी काम किया। अच्छा। उस समय अरपाल भी काम करते थे, कॉमरेड अरपाल सिंह। हाँ, जो पूर्व विधायक है। हाँ, अच्छा। वो भी काम करते थे। प्रदीप हमारे को याद है कि उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। फिर किसान सभा में भी उन्होंने काम किया। तब हमने सीखा कि सिर्फ DYFI नहीं, अलग अलग संगठनों में काम करना चाहिए ना। जैसे आपका संगठन DYFI हो गया, तो फिर आपने जैसे दूसरा संगठन में कौन सा काम करा? DYFI संगठन में काम करते हुए हाँ, तो हमें ये चेतना आई कि ये कोई वर्गीय संगठन नहीं है। अच्छा। हमें कोई वर्गीय संगठन बनाना चाहिए। इसलिए क्योंकि मैं किसान तो नहीं था, लेकिन गांव में रह करके और किसानों की समस्याओं से तो अवगत था ही। हाँ। तो मैंने मजदूरों के संगठन में, किसानों के संगठन में जाना शुरू कर दिया। अच्छा। और इसके ऊपर नाटक, नुक्कड़ नाटक, हाँ, गीत, कहानियां ये लिखने लगा। तो आपका लेखन की तरफ मतलब शुरू से रुझान पहले ही था। हाँ। लेकिन वो रुझान का उसका जो मोटो था ना, उधर से वो बदल गया। अच्छा। खाली समय में लिखा करता था। लेकिन वो कोड तो नहीं लिखता था। हाँ। लेकिन स्टूडेंट जैसे प्रेम के ऊपर लिख देते हैं, इसके ऊपर ऐसे लिखता था। लेकिन बाद में वो बदल गया। तो फिर मैं वो राजनीतिक लगा लो, कोई भी ऐसा वो घटना घटती उसके ऊपर कविता लिख देता, नाटक लिख देता। अच्छा, एक और इसे लगे आप थे बताओ, जैसे आपकी जो कुल मिलाकर रचनाएं हैं उनका बारे में बताओ मास्टर जी। किस विधा में कौन कौन सी कुल कितनी रचनाएं हैं जो आप कर चुके हो? देखिए, कविताएं के रूप में मैं कह नहीं सकता कविता है कि नहीं, मेरे को नहीं पता। हाँ, हाँ। क्योंकि कई तो कह देते हैं कविता नहीं है। हाँ। दरअसल मैं लय में लिखता हूँ। लय? हाँ, लय से। और आजकल जो कविता है बिना छंद की, हाँ, वो मैं नहीं लिख सकता। हाँ।
तो उस पे मेरे को जोर भी लगाना पड़ता है। हाँ वो गाई भी जा सकती है। हाँ उसमें एक आधी मैंने देशभक्ति की कविता भी लिखी। हाँ। तो उसके अंदर मैंने सामाजिक ही वो ज्यादा था। कितनी कविताएं लिखी होंगी मास्टर जी? देखिए, कविता की गणना करें हाँ तो 2 कापियां तो मेरी गुम हो चुकी। ओ तेरी है जी, लिख के गुम होगी जी। वो कोई मांग के ले गया, दे गया नहीं। आप ना कोई पुस्तक नहीं तैयार करी? आई नहीं आपकी कोई कविता? नहीं, कोई किताब? कविता पुस्तक में देखो 1-2 कविताएं उद्भावना में छपी। अच्छा जी। एक कविता सफदर आसमी के ऊपर लिखी हुई थी, वो बुक सहमत वालों ने, अच्छा उसमें मेरी कविता छपी। अच्छा, उसमें छपी जी। हाँ, वो थी जो अयोध्या के ऊपर जो अपने दिल्ली के अंदर वो दिए जलाए गए थे। अच्छा, सांप्रदायिक सद्भाव के। तो सद्भाव पे, हाँ। उस पे आरएसएस वालों ने अटैक कर दिया था। अच्छा उसके ऊपर मैंने कविता लिखी। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। तो वो कविता उसमें सहमत में छपी। और उसके बाद उस कविता में बल्कि बहुत ही राष्ट्रीय कवि थे। यहाँ तक कि ये जो अपने, कब नाम याद नहीं आ रहा, बड़े बड़े कवि थे उसके अंदर। अच्छा, आपने कहानी भी लिखी मास्टर जी? हाँ, कहानियां मेरी छपी भी। अच्छा, वो कहाँ छपी जी? ये पूर्ण विचार पत्रिका थी। पूर्ण विचार जो जनवादी लेखक सिंह जिला कमेटी हिसार प्रकाशित करते, हाँ, उसमें आपकी कहानियां छपी? उसमें 4-5 कहानियां छपी। अच्छा, वाह जी वाह। कहानियां तो मैंने काफी लिखी हैं। अच्छा, लेकिन 4-5 कहानियां उसमें छपी। और विधा में भी लिखा, जैसे आपने कविता कहानी किसी में? मैं नुक्कड़ नाटक लिखता था पहले। नुक्कड़ नाटक लिखे? खेलता भी था, खेलते भी थे? गांव में खेले भी हमने। हाँ। तो नुक्कड़ नाटक फिर जब भी डिमांड आती थी मैं लिखता था। और हरियाणवी भाषा में भी मैंने लिखे, और मतलब वैसे भी हिंदी में भी लिखे। वाह जी वाह। तो ये भी मेरी आदत थी। अच्छा मास्टर जी, चलो एक अब आपका कई मतलब एपिसोड में करेंगे ये। हाँ। अभी एक दो बात और बताओ जी। हाँ। एक तो जो आपको प्रभावित किया, ऐसे कौन कौन सी पुस्तकें और लेखक हैं जो जिन्होंने आपके विचार की दिशा बनाने में आपके जीवन को गहराई तक प्रभावित किया? वो कौन सी पुस्तक और कौन से लेखक हैं जी? देखिए, सबसे पहले मेरे पास एक कहानी की किताब आई थी जिसमें मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी थी, ठाकुर का कुआं। अच्छा, ठाकुर का कुआं मुंशी प्रेमचंद की कहानी थी उसमें। वो गंगी है, वो पात्र लोटे में पानी लाती है, वही वो। अच्छा। और क्योंकि मैं आदर्शवादी था ही, हाँ, तो वो संग्रह का नाम भूल गया, उसमें 15-20 कहानियां थी। अच्छा, मुंशी प्रेमचंद का जो कहानी संग्रह था उसमें ठाकुर का कुआं कहानी थी। मेरे को बड़ी पसंद आई। अच्छा जी। फिर मैंने वो सारा संग्रह 2 बार पढ़ा। वाह जी वाह। फिर उसके बाद जब मैं प्रोग्रामों में जाता था तो मुंशी प्रेमचंद जी का जितना भी लिटरेचर था, हाँ। वो तकरीबन हमने खरीद लिया। अच्छा। और वो सारा लिटरेचर पढ़ गया मैं। मतलब मुंशी प्रेमचंद की जो लेखन है, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी रचना, कहानियां उस बहुत प्रभावित किया आपको? कहानियां, उपन्यास और ये चीजें मैंने सारी। उपन्यास कौन सा पसंद लगा? उपन्यास देखो, वैसे तो मेरे को बढ़िया तो लगा गोदान, लेकिन मैंने कर्मभूमि भी पढ़ा, रंगभूमि भी पढ़ा, प्रतिज्ञा भी पढ़ा। अच्छा। और ये मुंशी प्रेमचंद जी के सारे उपन्यास पढ़े। और लेखक कौन सा जैसे जी? मैक्सिमम गोरकी जी को मैंने बहुत पढ़ा है। अच्छा, कौन कौन सी किताबें जैसे? उनकी मेरा बचपन, मेरे विश्वविद्यालय, वाह जी वाह, और माँ, और उसके साथ साथ अंतोन चेखोव को मैंने पढ़ा। एंटोन चेखोव की कहानियां? उपन्यास भी था उनका एक। अच्छा। मेरे अच्छी तरह से याद नहीं इसका नाम। मतलब चेखोव ने प्रभावित किया आपको? काफी किया। और एक और लेखक थे, उनका नाम मेरे याद भी आ जाएगा, 10 दिन जब दुनिया। जॉन रीड। जॉन रीड ने लिखे थे वो 10 दिन जब दुनिया ही लूटी। हाँ। तो वो मैंने पढ़ा। हाँ। मैं बड़ा प्रभावित हुआ। वो कोई नाटक वगैरह, कहानी वगैरह नहीं है, बल्कि वो जो अपने दूसरा विश्व युद्ध था उसकी वो घटना ही है। वो शायद रूस के रेवोल्यूशन पे भी। हाँ, रेवोल्यूशन पे ही है सारा ही। हाँ। तो उससे मैं बड़ा प्रभावित हुआ। अच्छा। उसमें और फिर कुछ लिटरेचर मैंने चीन का भी पढ़ा। अच्छा, वो कौन सा राइटर था जी? राइटर का तो नाम याद नहीं है। एक छोटा लड़का की कहानी थी। अच्छा। अब मेरा स्वभाव बोलना हो गया। लू सून की होंगी शायद। लू सून की थी शायद। अच्छा। और वो मैं मांग करके लाया था। एक हमारे मित्र है डॉक्टर रोशन लाल से, उनके पास से लाया था। तो उन्होंने शर्त लगा दी थी
हाँ। कि ये मेरे को वापस दे करके जाओगे। तो मैंने कईयों को, मेरी एक आदत और है, मैं खुद पढ़ता हूँ, औरों को पढ़ाता हूँ। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। ये मेरा एक दायरा है। हाँ। तो कईयों को 3-4 जनों को पढ़ा करके वो मैंने किताब दी। अच्छा, एक तो ये बहुत बेहतरीन बातें आपने बताई जी किताब में भी। एक और मास्टर जी, अब जो लास्ट और अंतिम सवाल की तरफ है, जैसे हम आपसे अगले एपिसोड में भी बात करेंगे, जैसे कॉमरेड प्रभात सिंह है। हाँ। कॉमरेड प्रभात सिंह का नाम आज हरियाणा के अंदर एक सम्मानित और अदब से लिया जाने वाला नाम है। और हरियाणा के जो बेहतरीन कम्युनिस्ट हुए, एक मॉडल कॉमरेड पृथ्वी सिंह गोरखपुरिया, कॉमरेड प्रभात सिंह है। और आप तो उनके नजदीक साथी भी रहे, गांव से काफी ज्यादा तो उनके साथ भी रहे हम। हाँ, एक उनसे भी बात करेंगे आपके साथ, पृथ्वी और प्रभात पर, पूरी उनके जीवन से, उनकी यादों से। कॉमरेड प्रभात सिंह के बारे में कोई विशेष बात जो आप कहना चाहते हो जी, ताकि युवा पीढ़ी उसको ग्रहण करे? देखिए, कॉमरेड प्रभात सिंह की एक बहुत विशेष बात ये थी कि उन्होंने गरीबों के संगठन बनाए। अच्छा। लेकिन गरीबों के संगठन बनाने के साथ साथ मैंने जो नोट किया कि वो जब गरीब संगठनों में उदाहरण के तौर पे भट्ठा पर जाते थे, तो यहाँ पर उनका घर पे बड़ा अच्छा खान पान था, यदि वो प्लेयर थे। हाँ, मतलब अच्छा खाने पीने का, दूध घी मिलता था। लेकिन वहां जाकर के वो लाल मिर्च और सूखी रोटी उनके साथ बैठकर खाते थे। मजदूरों के साथ ही खाते थे। मैं 2-3 बार, मैं कई बार उनके साथ रहा। तो वो वहां जाकर के बनवाते थे, तो मेरा भी उनके साथ खाने का सूत बैठा। मैं क्या करता, कॉमरेड कैसे खा ले भाई तुम? ये मतलब ऐसी रोटी है, खाई भी नहीं जाओ है। तो उनका वो मेरा क्या करते, क्या कॉमरेड, हम मजदूरों जैसे नहीं बनेंगे तो मजदूर संगठन नहीं बना सकते। अगर हम मजदूरों को इस ढंग से नहीं जुड़ाएंगे, मजदूरों के खान पान से, रहन सहन से। एक घटना मेरे को याद है। हाँ जी। कॉमरेड यहाँ से डंडूर बीड़ में रहने लगे थे, जीरी में। हाँ। तो वहाँ कॉमरेड सुरेश, मैं और प्रभात बैठे थे। अच्छा जी। दिवाली का दिन था। और उस समय उन्होंने हरियाणा में कोई संगठन नहीं जो ना बनाया हो, तकरीबन उन्होंने बनाया था। तो उस दौरान जो ये चौकीदार संगठन है, ग्रामीण चौकीदार सभा, ये बनाने में जुटे हुए थे। अच्छा। और बिमला उनकी मिसेज का नाम है, उन्होंने हलवा बना रखा था। और तीनों हम खाने लग रहे थे। चौकीदार आ गया। तो उसने 2 को रखे थे। और उसने आवाज लगाई, आ रहा करके सीटी बिठा दिया। अच्छा। बगैर हाथ धोए। बोलो, सुरेश बोला क्या करा, कॉमरेड को खान दे। अच्छा। मतलब उनका इतना ज्यादा वो था, वो देखते नहीं थे इस बात में कि भाई तुम क्या कर रहा क्या नहीं, वो ये उसको महसूस कराते थे कि तेरा ये बंदा है, मतलब दिल का रिश्ता बनाते थे आदमी से, तब वो संगठन बन पाए थे। अच्छा। ये चौकीदार संगठन में वो एक कॉमरेड भागीरथ थे। अच्छा। उनके गांव में भी मैं गया हुआ हूँ। कौन सा गांव था कॉमरेड भागीरथ का? नाम याद नहीं। यही था, हिसार के पास ही। हिसार के पास नहीं। अच्छा, कहीं बाहर के थे? हिसार डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे वो। अच्छा। लेकिन भिवानी के होंगे जी, या किसी और डिस्ट्रिक्ट के। वही कि उनकी पत्नी ढूंढने आती थी, वो गायब हो जाते थे। वो नहीं, वो अलग थे कोई। उनके पैरों के अंदर कीड़ी नगरा हो गया था। अच्छा, कामड़ के। अच्छा। ये था, तो उसी बीमारी से उभरे थे। तो कॉमरेड जी, आज की बातचीत आप यहीं तक विराम देते हैं। बाकी हम आपके साथ जल्दी अगला एपिसोड भी बनाएंगे। आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इस बातचीत के साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, शुक्रिया आपका भी, जो कि आपने इतना समय मेरे को भी दिया, और कुछ बातें जो पुरानी बातें थी वो सामने आई, ताकि लोग उनको सुने और उनसे कुछ सीखे। और युवा जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ने के लिए, देश को बहुत जरूरत है युवा पीढ़ी की, युवा शक्ति की इस समय, क्योंकि इस समय सांप्रदायिकता और हिंदूवाद बहुत ही पूरे जोरों पर है, जो कि देश के लिए, एकता के लिए खतरनाक है, और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर अच्छे विचार होंगे तभी ये हमारा जो सांप्रदायिकता की समस्या मास्टर जी सबसे प्रमुख, और हिंदुत्ववादी जो एक प्रकार की गुंडागर्दी है, इससे देश को बचाना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। धन्यवाद आपका।